हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 24 अप्रैल 2022 को जो बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट सलूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिकल्पना के कारण दिखता है। तो इसका आंसर होगा अपवर्तन। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरती हैं तो उनका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्षितिज के पास यह अपवर्तन अधिक होता है, जिससे सूर्य का निचला किनारा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और वह अंडाकार या चपटा दिखने लगता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि अपवर्तन के कारण जो होता है वो एक समय का अंतर भी होता है। समय का अंतर, इसमें क्या होता है, अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी घटना क्या है, तारों का टिमटिमाना। यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे दिमाग में रखें, तारों का टिमटिमाना। तीसरा क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण होता है और चपटापन के कारण नहीं। ये ध्यान रखना है कि ये अपवर्तन के कारण नहीं होता, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 में हुआ था। इसमें 2 कूट थे। एक थी केंद्रीय शक्तियाँ जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की थे, और एक थे मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस थे। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। बुल्गारिया अक्टूबर 1915 में केंद्रीय शक्तियों की ओर से युद्ध में कूदा था। तो इसमें कुछ और फैक्ट याद रख सकते हैं आप कि इटली का दल बदल भी, इटली पहले जर्मनी के साथ था लेकिन 1915 में मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया था, इसमें आ गया था। अमेरिका कब आया था इस युद्ध में? तो ये 1917 में मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ था इसमें अमेरिका। और इसका तत्कालीन कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ये तात्कालिक कारण थी। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या इसकी तत्कालिक कारण थी। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागीरथी और भिलांगना नदी। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और उसकी सहायक नदी भिलांगना के संगम पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये याद रखना है। इसकी ऊंचाई लगभग है 260.5 मीटर। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट याद रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने इस बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो पर्यावरण आंदोलन हुआ था। और दूसरा फैक्ट यहाँ पे याद रख सकते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती है उसे ही हम उसके बाद उस मिली हुई प्रवाह को गंगा कहते हैं, और ये देवप्रयाग में मिलती है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद जो नदी बनती है वो है गंगा, और ये संगम कहाँ पे होता है? ये होता है देवप्रयाग में। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता तो क्या होती है, घटती है या बढ़ती है? तो आंसर होगा ऑप्शन 2, घटती है। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का ताप बढ़ाने पर उसके सहज संयोजक बंध टूटते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ जाती है। तो प्रतिरोधकता अर्धचालकों की घटती है, और यही चालक का पूछता तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती? बढ़ जाती। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो ब्रांच को पहले कोडिंग लिखते हैं इसका, B2 R18 A1 N14 C3 H8। इसका लिखते हैं E5 P16 D4 L12 F6 F6। तो ये कितना होगा? +3, ये -2 है, इसमें -2 घटा है, इसमें फिर +3 घटा है, इसमें -2 घटा है, इसमें +3 और इसमें -2। तो उसी तरीके से मास्टर का लिखते हैं तो M13 A1 S19 T20 E5 R18। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 1 में 2 घटाएंगे तो 25, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 20 में 2 घटाएंगे 18, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 16। अब देखिए ये 16 किसका होता है? P का, ये होता है Y का, ये V
R18, H8 एंड P16। तो PV/RH/P हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 फलक पेंट किए हुए हैं? तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमेशा फॉर्मूला याद रखना होता है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, n निकालना है। n बराबर क्या होगा, तो सबसे बड़े घन की भुजा जो कि 5 है और सबसे छोटे घन की भुजा जो उसमें से काटी गई है वो 1 है, तो ये हो गया 5, हमारा n मिल गया। अब 2 सतह पर रंगे घनों की संख्या क्या होगी, ये होगी 12n-2। यहाँ पे n हमें कितना दिया है 5, तो 5 - 2 तो 12 × 3 यानी कि 36 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि 3 सतह पर रंग कितने हैं, तो ये हमेशा कोने वाले जो भी क्यूब होंगे, घन होंगे, वो होंगे। तो 3 सतह वाले यहाँ पे होंगे 8 इनकी संख्या हो जाएगी। और एक सतह वाला अगर पूछे, एक सतह वाले घनों की संख्या, तो ये होगा 6 × n-2 का होल स्क्वायर, और ये होगा 6 × 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 × 9 यानी कि 54। और यदि पूछा कि बिना रंगे यानी कि जो भीतर वाले क्यूब होंगे तो उनकी संख्या कितनी है, तो बिना रंगे वाले घनों की संख्या होगी कितना, ये होता है फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब। तो ये हो गया 5 - 2 का होल क्यूब यानी कि 3 का होल क्यूब यानी कि 27। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। जब 2 सतह का पूछेगा तो 12n-2, 3 सतह का पूछेगा तो ये 8 हो जाएगा कोनों वाली, एक सतह का पूछेगा तो 6n-2 का होल स्क्वायर, और बिना रंग वाला पूछेगा तो n-2 का होल क्यूब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे सीधा तरीका है कि आप उसका भाग दे करके मान लिख लीजिए। तो ये लगभग होगा बराबर 0.636 के, ये बराबर होगा 0.75 के, ये लगभग बराबर होगा 0.714 के, और ये लगभग बराबर होगा 0.80 के। तो अब देखिए इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा होगा ये पहला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कृष्णराज तृतीय। चौथा मैसूर-आंगल युद्ध जो 1799 में हुआ था, उसमें टीपू की हार के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी वापस हिंदू वाडियार राजवंश के बालक जो थे कृष्णराज तृतीय को सौंप दी और उन पर सहायक संधि थोप दी। इसके साथ 2 फैक्ट और याद रख सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी और जैकोबियन क्लब टीपू सुल्तान इस फ्रांसीसी क्लब का सदस्य था। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 चौथी अनुसूची के द्वारा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधी है। 10वां अनुसूची क्या दिखाता है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 5वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह अनुसूचित क्षेत्र SC जो क्षेत्र शेड्यूल्ड क्षेत्र है और जनजातियों वाला SC/ST क्षेत्र के बारे में बताता है। पहली अनुसूची किसके बारे में है? तो ये राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के नाम से संबंधित है। राज्यों प्लस संघ क्षेत्रों के नाम से संबंधित है। नेक्स्ट है, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 540 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 540 को लिख सकते हैं आप 54 × 10, 54 को लिख सकते हैं 27 दूनी 54 यानी 2 3 का पावर क्यूब, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। इसको जब सजा करके लिखेंगे तो ये होगा 2 का पावर 2 × 3 का पावर क्यूब × 5 का पावर 1। तो जब भी कुल गुणनखंड की संख्या पूछे तो हम क्या करते हैं, कुल गुणनखंड बराबर ये हो जाएगा 2 का पावर कितना है 2, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, इंटू 3 का पावर कितना है 3, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, और 5 का पावर है 1 तो उसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो ये हो गया 3 × 4 × 2, तो 4 3 12 दूनी 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1919 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 13 अप्रैल को
1919 जो कि बैसाखी का दिन था, अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। इसके साथ एक और चीज़ याद रखना है कि इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और इस घटना के बाद इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 1971 में। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बना। शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपति यानी बंग बंधु कहा गया। और बांग्लादेश की आज़ादी के लड़ने वाली जो सैन्य संस्था थी वो थी मुक्ति वाहिनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें क्या क्या होता है? तांबा होता है, 60%, उसके बाद होता है जिंक 20%, और उसके बाद होता है निकेल 20%। तो ये मिल के बना है किससे? कॉपर, जिंक और निकेल से। इसी को जर्मन सिल्वर कहते हैं। इसमें सिल्वर जो है वो 0% होता है। आप हॉर्न सिल्वर को देखिए तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ऑलरेडी इसमें आप सिल्वर दिख रहा है आपको। उसी तरह लूनर कास्टिक जो है ये सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं, तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा सिल्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, एमाइलेज। एमाइलेज लार और अग्नाशय से निकलने वाला स्टार्च को शर्करा यानी माल्टोज में तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है ये। और उसके बाद लाइपेज क्या करता है? तो ये वसा का पाचन करता है। और इंसुलिन क्या करता है? तो ये एक एंजाइम, ये एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है जो हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड शुगर को ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये की बचत की। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? तो देखिए, जितना छूट दिया जाएगा उतना ही बचत होगा, यानी 25% किसके बराबर होगा? 20 रुपये के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा? सीधा हम क्या करना है, हमें 100% का निकालना है, तो हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100% और ये हो जाएगा 80 रुपये। यानी कि छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? 80 रुपये था। इसमें ध्यान रखना है कि बचत हमेशा छूट प्रतिशत के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कोण थीटा के सामने वाली भुजा। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये मान लेते हैं हमारा थीटा है, ये 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा, यानी इसको मान लेते हैं A, B और ये C। अब कह रहा है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? A है और बटे में कर्ण A/C, यानी कि लंब बटे कर्ण की बात कर रहा है। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? तो ये होता है साइन थीटा का। उसके बाद कोण थीटा के आसन भुजा क्या है? ये है B क्या है? आधार है। तो आधार बटे में क्या है? कर्ण। यहाँ पे कर्ण दिया है, तो आधार बटे कर्ण किसका होता है? ये होता है कॉस थीटा का। फिर कोण थीटा के सामने वाली भुजा, यानी कि A के बारे में बात कर रहा है, लंब के बारे में और आधार के बारे में। तो ये क्या होगा? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब हमें इसका मिलान करना है कि पहला का क्या होगा? लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का, यानी पहला का हो गया B। फिर दूसरा कॉस थीटा होगा, दूसरा का C। फिर तीसरा का हो जाएगा tan थीटा, यानी कि तीसरा का A। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पहला का B, दूसरा का C, तीसरा का A। तो ये होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, विद्या। भारत में हरित क्रांति के दौरान मैक्सिको से लाई गई एक कल्याण सोना और सोनालिका ये प्रमुख किस्में थी। दिए गए विकल्प में ये जो जया का नाम आता है, लेकिन याद रहे कि जया और रत्ना जो है वो चावल की किस्में हैं, ना कि गेहूं की। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, पेरम्बूर में। ये कहाँ पर है? तो चेन्नई में है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और यह भारत की सबसे पुरानी रेल कोच निर्माण इकाई है।
वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन 18 है, इसका निर्माण भी ICF पेरुम्बूर में ही हुआ है, यानी ICF का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ट्रेन 18 जो है, जिसे हम वंदे भारत के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण यहीं पे हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 चंद्रशेखर। चरण सिंह ये यूपी के, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश और HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ये तीनों इन राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चंद्रशेखर कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। वर्तमान में अगर ऐसा प्रश्न डाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो भी इस सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस तरीके के कार्य के लिए है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 रोगाणुरोधक यानी एंटीसेप्टिक। यह डेटॉल का मुख्य घटक है। यह सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जीवित ऊतकों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 3:1 और उनकी आयु का गुणनफल है 147। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? उनकी आयु का अनुपात निकालना है हमें। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, फादर एंड सन का अनुपात दिया है 3:1। मान लेते हैं मध्य अनुपात 1 है, तो ये 3x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 3x × x बराबर कितना हो गया? 147। तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 147। 3 से कटाते हैं, 3 चौके 12, 3 9 27। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा? 7। x बराबर 7 मिल गया। हमें निकालना क्या है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो अभी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 × x यानी 27। 3 7 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7। अब इसमें क्या करते हैं? 5 साल जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 26। और जब इसमें 5 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। यानी कि अब अनुपात कितना हो जाएगा? 26:12। 2 6 12, 13 दूनी 26, यानी कि 13:6 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसको लैक्टोबाइसिलस भी बोलते हैं। लैक्टोबाइसिलस बैक्टीरिया दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध जम जाता है। याद रखना है कि दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है इसके वजह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 सुनहरा धान गोल्डन राइस। इसे विटामिन A की कमी को दूर करने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार किया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है। यह सामान्य चावल से थोड़ा पीला दिखता है, इसलिए इसे हम गोल्डन राइस कहते हैं। नेक्स्ट है, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो ये समीर है और जो इसकी माँ है यहाँ पे मान लेते हैं, माता यहाँ पे है इसकी। तो समीर ने कहा कि सारिका जो है इसकी माता के पोते की, यानी कि समीर अगर बेटा है तो इसने किसी से शादी किया होगा, किसी महिला से, और इनके बच्चे हुए होंगे। तो यहाँ पे इसका एक बेटा होगा और ये बेटा ये महिला है, माता है जो समीर की, ये इसका पोता लगेगा। और इस पोते की किसी से शादी हुई है जो उसकी पत्नी है। तो ये कौन है? सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो ये है सारिका। तो अब पूछ रहा है सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो समीर सारिका का ससुर लगेगा या सारिका इसकी पुत्रवधू यानी बहू लगेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 25 का 1। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में। यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। मंदक के तौर पे ग्रेफाइट के साथ आप याद रख सकते हैं कि भारी जल जो है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड यानी कि D2O, ये भी इसमें मंदक के तौर पे काम करता है। और एक होता है कैडमियम की छड़, ये भी नियंत्रक का काम करती है। पर इन्हें जनरली हम नियंत्रक के तौर पे देखते हैं, ना कि मंदक के तौर पे। तो ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भारत में कुल 19 रेल जोन हैं।
पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है। और मध्य रेल का आप देख सकते हैं CST। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। यह बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में यही कि हाजीपुर जो है इम्पोर्टेंट है रेलवे मुख्यालय के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, इसे रक्त अल्पता भी बोलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन क्षमता घट जाती है। बेरी विटामिन 1 की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। और मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा सिर्फ 8 राज्यों से ही गुजरती है। मैं यहाँ उन 13 देशों के नाम लिख देता हूँ जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। पहला है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ये तीनों है दक्षिण अमेरिका के देश, साउथ अमेरिका। उसके बाद आता है साओ टोमे और प्रिंसेप एंड दूसरा गैबोन, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये सभी देश हैं अफ्रीका महादेश के। उसके बाद है मालदीव, इंडोनेशिया, ये हैं एशिया के। और किरिबाती है ओशिनिया के। तो ये टोटल कुल हमारे 13 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। और ये जो क्रम मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक। तो पहला है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 सतलज। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग बांध हैं जो एक ही परियोजना का हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसे गुरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो नर्मदा नदी है, यहाँ पे एक जलप्रपात है, ये है धुआंधार जलप्रपात। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि कुंचिकल जलप्रपात जो है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वराही नदी पर है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, इनमें से कौन? तो इसका आंसर होगा मुनीस अल अरवा। मुगल सम्राट शाहजहां की पुत्री जहांआरा बेगम ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा के नाम से लिखी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो ये था फरवरी 1922 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में, जो चौरा चौरी है। इसके बाद गांधी जी ने हिंसा से दुखी होकर के एग्जैक्टली 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। शुरुआत कब हुआ था इसका? तो 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। कैसर हिंद जो उपाधि थी, गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अपनी उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खासियत क्या है कि यह दुनिया के सबसे ऊंचा तैरता हुआ नहीं, बल्कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यह मणिपुर में स्थित दुनिया का सबसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ। ये एक फैक्ट याद रखना है, मणिपुर में केबुल लामजाओ है। नेक्स्ट है, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड कांच के साथ प्रतिक्रिया करके उसे घोल देता है, इसलिए इसका उपयोग कांच पर नक्काशी या लिखने के लिए किया जाता है। इसे प्लास्टिक के बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह कांच की बोतलों को गला देता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर यह अनिवार्य कर दिया गया कि जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो वह उस पर सहमति देना ही होगा।
42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 अमरकंटक। सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है लेकिन पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। सोन की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद इसकी मुख्य सहायक नदी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग की भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा मान लेते हैं ये कितनी है? 10 है। तो भूलवश हमने कितना माप दिया? 100 मान लेते हैं, 2% अधिक माप लिया तो ये 102 हो जाएगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब 102 माप लिया तो ये कितना हो जाएगा? 102 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल में आई त्रुटि। तो त्रुटि यानी कि चेंज कितना होगा? 102 के स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे इसको रख सकते हैं आप। 102 प्लस 100 और 102 माइनस 100, तो ये चेंज कितना हो जाएगा? ये 202 हो जाएगा, ये गुने ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 404। हमें निकालना क्या है? प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो डेल्टा बाई ओरिजिनल क्षेत्रफल गुने 100 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 404 बट्टे में 100 गुने 100 गुने ऊपर 100 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 404%, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो सीधा इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पे x बराबर y बराबर 2% दिया है, तो 2 गुने 2 बट्टे में 100, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0.04, तो 4.04% हमारा परसेंटेज चेंज आ जाता है। नेक्स्ट है पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी अपनी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गर्म पानी के हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। भारत का पहला जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है वो यहीं पे किया जा रहा है और सिक्किम में प्रसिद्ध युमथांग घाटी स्थित है, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 मगध। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी, लोहे की खदानें और कुशल शासक जैसे बिंबिसार अजातशत्रु थे। शुरुआत में राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी थी, ये ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, तो ये किस चीज का अधिकारी होता था? तो ये जमींदार होता था। अमला जमींदार का वह अधिकारी होता था जो गांव में जाकर के राजस्व वसूली का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट है मुर्रा नस्ल है किसकी? तो ये है भैंस की। मुर्रा भैंस की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। इसे काला सोना भी कहा जाता है और यह अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गिर और साहिवाल यह गाय की नस्लें हैं। और एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जो भैंस का वैज्ञानिक नाम है वो है बुबलस बुबलिस। नेक्स्ट है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे मैं उनका नाम लिख देता हूँ। पहला था पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष भी था। दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। इसी मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन भी हुआ था। इसका उद्देश्य भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण करना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए जरीबा जो है इसके समय का नहीं है। अकबर की जो लगान व्यवस्था थी 10 साला जिसे हम जानते हैं, उसमें भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पोलाज में क्या होता था? प्रति वर्ष खेती होती थी। उसके बाद था परैवती, ये 1 साल छोड़कर होती थी, मतलब हर दूसरे साल होती थी, ऐसा कह सकते हैं, 1 साल छोड़कर। उसके बाद था चाचर, यहाँ पे चाचर नहीं दिया हुआ है, चाचर यहाँ पे लिख लीजिए। चाचर था, ये था 3 से 4 साल छोड़कर। उसके बाद था बंजर, ये 5 साल से अधिक, 5 साल या उससे अधिक साल छोड़ करके वहाँ पे खेती होती थी।
तो यहाँ पे जरीबा इससे संबंधित नहीं है। जरीबा भूमि का प्रकार नहीं है, बल्कि भूमि मापने की जंजीर को कहा जाता है जरीबा। नेक्स्ट है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के राजा अशोसेन के पुत्र थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ये थे फर्स्ट। उसके बाद थे 24वें महावीर स्वामी पार्श्वनाथ थे 23वें। नेक्स्ट है, सड़क सीमा संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 1960 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य भारत की सीमाओं और उत्तर पूर्व के राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रख रखाव करना था। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर स्थित है, तो कहाँ पर है ये स्थित? तो ये है गुजरात में। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। यह अपने पेट्रोलियम और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ONGC का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे भारत का तेल शहर भी कहा जाता है। और असम का जो डिगबोई है, ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के 10वें और अंतिम नवाब थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इसे कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो उसके बाद इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। वाजिद अली शाह कथक नृत्य के संरक्षक भी थे। ये फैक्ट याद ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है k बराबर 1/2 mv² होगा। यहाँ पे v दिया है हमें, वेलोसिटी मतलब वेग उसका दिया है, तो ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? नया गतिज ऊर्जा निकालना है। मान लेते हैं वो k डैश है और हमारा जो v डैश है वो क्या होगा? वो कर दिया गया है 1/3। ये हो गया v/3। तो हमारा k डैश बराबर क्या होगा? 1/2 mv²। तो v डैश का मान हम यहाँ पर रख देते हैं v/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 mv²/9। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 mv²/9। इसका मान क्या है? इसका मान यहाँ पे दिया है k, तो ये हो गया k/9। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर के 1951 तक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य जोर क्या था? भारी उद्योग। तो भिलाई जो हमारा बनाया गया था, ये था USSR के हेल्प से छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दुर्गापुर जो था, ये पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन यानी UK के हेल्प से बनाया गया था। उसके बाद जो राउरकेला था, तो ये उड़ीसा में जर्मनी के हेल्प से बनाया गया था। ये फैक्ट याद रखना है। भिलाई USSR, दुर्गापुर UK और राउरकेला जर्मनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों को प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 जिंक। जिंक, मैग्नीशियम और कैडमियम जैसी धातुएं केवल पराबैंगनी प्रकाश पर प्रतिक्रिया करती हैं, जबकि क्षारीय धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम ये दृश्य प्रकाश पर भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देती हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है, एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है और यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु पर पहुंचता है। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? देखिए, बिंदु हमारे यहाँ पे P हो गया। यहाँ पे हम दिशा बना लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया है, यानी ये इधर गया है। फिर दाईं ओर मुड़ा है, यानी इधर मुड़ा होगा, और ये 15 किलोमीटर गया है। उसके बाद ये पुनः दाईं ओर मुड़ा है, तो इस बार दाईं ओर इसका किधर होगा? इधर होगा, और ये 10 किलोमीटर चला है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वह वाहन उसकी किस दिशा में चलेगा, यानी कि वो किधर जा रहा है? वो साउथ की तरफ जा रहा है, यानी दक्षिण। हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे?
जब उस चित्र को घनाकार में बनाया जाता है। तो 3 बिंदु वाला फलक कौन सा है? ये वाला है। इसके विपरीत क्या होगा? 6 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4। अगर पूछे कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 4 के विपरीत हो जाएगा 5, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, और 3 के विपरीत हमने भी बताया 6, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये सही होता है। टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 गलत होता है। ये एक्चुअल में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 ये भी सही होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। साल में यह 2 बार रिपोर्ट जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है USA में, वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है, वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म। सहभोजिता वह संबंध है जिसमें एक प्रजाति यानी जैसे कि ऑर्किड, इसको लाभ होता है और दूसरी प्रजाति जो कि वृक्ष है उसको ना तो लाभ होता है न ही नुकसान होता है, तो इसे बोलते हैं सहभोजिता। एक होता है सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों को लाभ होता है जैसे कि लाइकेन। उसके बाद होता है परजीविता, पैरासिटिज्म, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है जैसे कि अमरबेल। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, निषाद। प्राचीन ग्रंथों और रामायण महाभारत में वनों में रहने वाली जनजातियों के लिए निषाद शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसे कि एकलव्य को निषाद का पुत्र कहा गया था। ये जो मलेच्छ होते हैं ये बाहरी या अनार्य लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवसा दर्रा स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, हिमाचल प्रदेश। यह दर्रा कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है। उत्तराखंड में है लिपुलेख, नीति और माना दर्रा, और सिक्किम में है नाथुला और जेरेपला दर्रा, और अरुणाचल प्रदेश में है वैमडिला यांग्याप दर्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पार्थेनियम। इसे गाजर घास भी कहते हैं। इसके परागकणों से अस्थमा और त्वचा की एलर्जी जैसी बीमारियां होती है। ये भारत में गेहूं के साथ आयातित एक खरपतवार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, चलनी नालिका यानी कि सीव ट्यूब, इंग्लिश में इसे सीव ट्यूब बोलते हैं। चालनी नालिका और सहचर कोशिकाएं फ्लोएम का हिस्सा हैं जो भोजन का परिवहन करती हैं, और जाइलम के जो भाग हैं वो हैं वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, पश्चिमी घाट। भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। पहला है हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा भारत बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड जो अंडमान निकोबार है। तो पश्चिमी घाट अपनी स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, नायलॉन 6। नायलॉन 6 का निर्माण कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन 6 जो है यह एक एडिपिक एसिड है और हेक्सा मैथिलीन डाइमीन से बनता है। नेक्स्ट है, स्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वैथिलिंग कप टेबल टेनिस, खास करके पुरुष वाले से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ था? तो ये था 1950 से 1952 के मध्य हुआ था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल के नेतृत्व में 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर जो कि मेरठ यूपी में पड़ता है उसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से चित्रित धूसर मृतभांड यानी कि पिक्चर्ड ग्रे वेयर के साक्ष्य मिले थे जो महाभारत काल से जोड़े जाते हैं। तो ये इसके उत्खनन कौन किए थे? बीबी लाल ने किया था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 अवतल लेंस। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है और अवतल लेंस प्रकाश को फैलाकर प्रतिबिंब को रेटिना पर ले जाता है। इसके लिए हम अवतल लेंस यूज करते हैं। और दूरदृष्टि दोष जिसे होता है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेस बायोपिया के लिए हम बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं प्रेस बायोपिया के लिए। नेक्स्ट है, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है और कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है, तो 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? तो एक बार बैठने और खड़ा होने का कुल समय कितना होगा उसका? 15 सेकंड प्लस 11 यानी कि 26 सेकंड लेगा वो एक बार बैठने और खड़ा होने में। टोटल कितना सेकंड है? 98। तो 98 बटे में 26, 26 या 78 होता है, तो 3 पूरा साइकिल हमारा होगा जिसमें वो खड़ा होगा और बैठेगा। बचेगा कितना? 78 में से 26 या 78 में से जाएगा तो 20 बचेगा, यानी 3 पूरा साइकिल कितने में कर लिया है? 78 सेकंड में कर लिया है। अब हमारे पास 20 सेकंड बचा है, तो इस 20 सेकंड में वो क्या होगा? फिर से खड़ा होगा। इसमें कितना समय लगेगा उसको? 15 सेकंड लगेगा। तो यानी कि टोटल यहाँ पे 3 बार खड़ा हुआ था, 3 बार बैठा था और यहाँ पे 1 बार खड़ा हुआ, तो टोटल कितना बार खड़ा हुआ? 4 बार खड़ा हुआ। अब उसके पास इसमें से 15 घटा देंगे तो बचेगा 5। अब 5 सेकंड बचा है उसके बैठने के लिए। हालांकि वो इसमें बैठ नहीं पाएगा और हमें वो देखना भी नहीं है, हमें बस ये बताना है कि प्रारंभ में वो ज़मीन पर जब बैठा था तो 98 सेकंड में वो कितनी बार खड़ा हुआ, तो हमारा आंसर होगा 4 बार खड़ा हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सूती वस्त्र। हड़प्पा के कब्रिस्तानों से मिट्टी के बर्तन, गहने और तांबे के दर्पण मिले हैं, लेकिन शवों के साथ सूती वस्त्र मिलने के साक्ष्य नहीं है। सूती वस्त्र के जो अवशेष हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लेकिन शवों के साथ दफनाने के संदर्भ में भी ये विकल्प सही है। यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 कामेत। कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। अनाईमुडी, पलनी और कार्डामम की जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तीनों किसकी है? दक्षिण घाट की, पश्चिमी घाट की। बाकी कामेत यहाँ ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये हो जाएगा 2017। 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया। एक चीज़ याद रखना है इसमें कि इस जो एकवर्त समिति थी जो कि 1924 में बनाई गई थी, इसी के सिफारिश पर रेल बजट को अलग किया गया था। फिर बाद में विवेक देवराय की समिति बनी और इसकी सिफारिश पर इसे दोबारा मिला दिया गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एकवर्त समिति में अलग किया गया और विवेक देवराय समिति में दोबारा मिला दिया गया। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 नागलपुरम। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागला देवी की याद में नागलपुरम शहर बसाया था। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यार्थ ग्रंथ की भी रचना की थी और इन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। एक गैस COO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो वो अभिक्रिया कर लेती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करती। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन A CO2। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब CO2 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जब हम CO2 को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होता है। उसी तरह यदि आप Cl2 को कराएंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो ये आपको मिलेगा CaCl2 प्लस O2। आप बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसी तरह आप सोडियम Cl2 को आप करा देते हैं, Cl2 को करा देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये हमें देता है H2O प्लस NaCl प्लस CO2 प्लस NaClO सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों के साथ कर रहा है। उसी तरह N2 और O2 भी कर लेते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
इसमें देखिए जो सीक्वेंस है वो ये है कि इन दो संख्याओं को आपस में घटाया गया है और इन दो संख्याओं को जोड़ा गया है और बाद में गुणा कर दिया गया है। जैसे कि 3 + 4 गुणे 8 - 6, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 गुणे 2 14, 14 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से हम इसको देखेंगे 2 गुणे 9 और 6 + 3, तो 6 + 3 गुणे 9 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 7 यानी कि 63, 63 हमारे यहाँ पे है। तो उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। इसमें कैसे होगा? ये 4 प्लस, इसको मान लेते हैं x है ये, तो 4 + x गुणे 6 - 3 बराबर कितना आना चाहिए हमें? 36 आना चाहिए। तो यहाँ 36 लिख देते हैं। ये हो गया 4 + x × 3 बराबर 36, तो 12 × 36, तो x बराबर क्या होगा? 12 में से 4 जाएगा तो 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को इस तरीके से तथा टीयर को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी कूट में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ब्रेन और ट्रेन, ये रेन वाला जो पार्ट है कॉमन है, तो यानी कि परसेंटेज भागा हैश और गुणा ये तो सेम होगा, ठीक है, इतना तो सेम होगा। बचा क्या? टी, टी किस में है? इसमें है, और टी के लिए क्या है? डॉलर है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डॉलर, यानी डॉलर परसेंटेज भागा हैश गुणा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। इसकी नियुक्ति 148वें अनुच्छेद के द्वारा होती है, कैग की नियुक्ति, और जो इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो वो होता है। नेक्स्ट है, शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर संबंधित है रेशम से, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, आइचोर्निया। आइचोर्निया, इसे जलकुंभी भी कहते हैं। इसे बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जलाशयों में ऑक्सीजन सोख लेती है जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह रुके हुए पानी में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसे क्या बोलते हैं? जलकुंभी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे देखा होगा, जलकुंभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ईरान। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? एक है भारत, दूसरा, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, श्रीलंका, फिर मालदीव और उसके बाद अफगानिस्तान। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ईरान इसमें शामिल नहीं है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ पे? ढाका में। स्थापना भले ही ढाका में हुआ था लेकिन इसका हेड क्वार्टर जो है वो है काठमांडू, नेपाल में। नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। इसका आप शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हैं, MBBS पेन। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। नेक्स्ट है, किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में मुग़ल दरबार में चाहर में तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए? चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस, चाहर तस्लीम, यहाँ से याद रखिए, चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए। तो आंसर होगा ऑप्शन 3, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने दरबारी शिष्टाचार में बदलाव करते हुए चाहर तस्लीम को अनिवार्य किया। इससे पहले बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा और पैबोस प्रथा को शाहजहाँ ने खत्म कर दिया। ज़मीन बोस का अर्थ है ज़मीन को चूसना। यह शिष्टाचार राजा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, पाली। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश आम जनता की भाषा पाली में दिए थे ताकि वो जन जन तक पहुंच सके, और जैन धर्म वालों ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है वो भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। नेक्स्ट है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो देखिए, एक दिन में कितना घंटा होता है?
24 घंटा, तो 14 बट्टे क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7/12। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अनुचुंबकत्व पदार्थ किसे बोलते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसी दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और प्लैटिनम, ये सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। डाईमैग्नेटिक एक होता है प्रतिचुंबकीय, ये चुंबक से दूर भागते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ये बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा और निकेल, इसे लौह चुंबकीय भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो चुंबक की ओर प्रबल द्वारा आकर्षित होते हैं ये हो जाएगा लौह चुंबकीय। प्रबल द्वारा विकर्षित होते हैं यानी दूर भागते हैं, तो ये हो जाएगा प्रति चुंबकीय। नेक्स्ट है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, संकिंसा स्तंभ। उत्तर प्रदेश के संकिसा में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी की मूर्ति है। सारनाथ स्तंभ में 4 शेर हैं जो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है, और रामपुरवा स्तंभ में यहाँ सांड की मूर्ति है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, रेचल कार्सन। यह पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी, जिसने कीटनाशकों के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के प्रति दुनिया को जागरूक किया। इस पुस्तक को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट है जब 77 नहीं है ये एक्चुअल में, ये 7 का पावर 7 है। जब 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, तो देखिए 7 के पावर 7 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7/4 करने पर हमें क्या मिलेगा, या तो -1 या तो 3 होगा। फिर -1 का पावर हम क्या करेंगे 7 कर देंगे, यहाँ पे 7 है तो ये हो जाएगा -1। तो चूँकि शेषफल ऋणात्मक नहीं हो सकता अतः हम क्या करेंगे 4 में -1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आपको पता होगा, ये उसी पे बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट है तिलैया बांध नदी किस नदी पर निर्मित है, तो इसका आंसर होगा बराकर नदी पर। यह झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बना है। यह दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। मैथान बांध भी बराकर नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के जरिए कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। 1833 का जो एक्ट था इसके द्वारा चाय और चीन का एकाधिकार भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में ही शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होना चाहिए, तो देखिए इस संख्या से इस संख्या में हम जब गए हैं तो हमने क्या किया है आगे का 7 हटा दिया है, इस संख्या में 7 नहीं है आगे। फिर जब यहाँ से यहाँ गए हैं तो हमने पीछे से 4 हटा दिया है, इसमें 4 नहीं है। जब फिर यहाँ से यहाँ गए हैं तो आगे से हमने 1 हटा दिया है, इसमें 1 नहीं है। अब जब फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम पीछे से 9 हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 8, 5, 3, 2, 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है किसे, तो ये अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। झारखंड का कोडरमा जिला विश्व स्तर पर उत्तम गुणवत्ता वाले अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत की अभ्रक राजधानी भी कहते हैं। अभ्रक के बारे में याद रखना है कि अभ्रक बिजली का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों में होता है। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन और उसके प्रावधान। संवैधानिक संशोधन 101 किसके बारे में था, तो ये जीएसटी के बारे में था। तो वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, ये हो जाएगा पहला का 3। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसमें, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद 103, तो इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में था, 10% जो दिया गया था, तो ये हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण व्यवस्था की गई। 104 जो था वो था लोकसभा या विधानसभा में SC/ST सीटों का विस्तार और आंग्ल भारतीय कोटा को समाप्त कर दिया गया इसके द्वारा। तो आप देखिए इन चारों से A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, जो गलत है उसके बारे में बताना है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका परिमाण समान रहता है, तो ये गलत है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, केवल दिष्ट धारा का परिमाण स्थिर रह सकता है। नेक्स्ट है, किसी दुकानदार का 5 महीनों का विक्रय क्रमशः 6,435 रुपये, 6,855, 7,230, 6,927 और 6,562 रुपये है। तो 6,500 रुपये का औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठवें महीने में उसको कितना विक्रय करना होगा। तो मान लेते हैं छठवें महीने में 100 रुपये का विक्रय करना होगा उसको। तो हम क्या करते हैं, सभी 5 का जोड़ देते हैं, 6, 4, 3, 5, 6, 8, 5, 5, 7, 2, 3, 0, 6, 9, 2, 7, 6, 5, 6, 2। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा लगभग 34,900 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि 6,500 रुपये का औसत विक्रय प्राप्त करना है उसे 6 महीनों के लिए। तो 6,500 गुने 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,900, 3,900 फिर यहाँ पे 3 जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, छठे महीने का निकालने के लिए इसमें से 34,009 को घटा देंगे। तो 10 में से 9 गया, 1, 9, 9, 4, 4,991 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, डी.जी. तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने गांधी जी की विशाल जीवनी 8 खंडों में लिखी थी। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, काली मिट्टी। यह मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। यह भारत में मुख्य रूप से दक्कन के पठार जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वहाँ पे इसका विस्तार है। नेक्स्ट है, नामेरी बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। नामेरी नेशनल पार्क असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। यह हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। असम के बाकी के पार्क आप याद रख सकते हैं, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, मानस, ओरांग और डिब्रू सैखोवा। हाल ही में देहिंग पटकाई और रायमोना असम के नए नेशनल पार्क बने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पहले व्यक्ति को क्या होता है, रोग होगा, उसके बाद वो अस्पताल जाएगा, उसके बाद उसका रोग निदान यानी डायग्नोसिस होगा, रोग निदान को डायग्नोसिस बोलते हैं। इसके बाद उसे भर्ती किया जाएगा। मान लीजिए डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद पता चला कि उसे कोई बीमारी है, भर्ती करने के बाद उसका उपचार होगा। तो कौन होगा पहले, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, 4, 1, 5, 3, 2। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है वुलर। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और एक गोखुर झील का उदाहरण है। ये चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और लोकटक झील मणिपुर में है। ये ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर भारत के अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोले तो वो लोकटक झील होगा, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोले लैगून झील तो वो चिल्का झील होगा। नेक्स्ट है, आर्द्रतापूर्ण दिन प्रातःकाल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर होगा मूल दाब। इसे रूट प्रेशर, मूल दाब मतलब रूट यानी जड़, जड़ का दबाव रूट प्रेशर कहते हैं। जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित करने से जो दबाव बनता है उसे मूल दाब कहते हैं। इसी दबाव के कारण कटे हुए तने से पानी बाहर निकलता है। इसे गटेशन या बिंदु स्राव कहते हैं। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद रख सकते हैं कि ऊंचे पेड़ों में पानी चढ़ने का मुख्य कारण क्या है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। जाइलम के माध्यम से जल का परिवहन होता है पेड़ों में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग किसको बोलते थे। तो ये था सैन्य विभाग। इस विभाग की स्थापना गियासुद्दीन बलबल ने की थी। इसका प्रमुख था आरिजे मुमालिक। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में दाग और हुलिया प्रथा शुरू की थी, और दीवाने को ही यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया कृषि विभाग था। ये फैक्ट एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये है लक्षद्वीप में। पीटी द्वीप लक्षद्वीप का एक निर्जन द्वीप है जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता। ये केवल पक्षियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरत्ती, और यह मूंगा द्वीपों से बना एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से
कितनी सीटें हासिल होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा 1/10 यानी कि 10% सीटें हासिल होनी चाहिए। लोकसभा में आधिकारिक विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या, जो कि अभी वर्तमान में 543 है, इसका हमें 10%, इसका जब 10% निकालेंगे तो ये होगा 54.3, चूँकि पॉइंट में आदमी नहीं हो सकते तो हम इसे मान लेंगे 55, यानी 55 सीट यदि किसी के पास है तो हम उसे बोलेंगे कि वो विपक्ष का नेता है। पहला विपक्ष का नेता कौन था, तो वो था राम सुभग सिंह। इनके ये 1969 में थे आधिकारिक तौर पर। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।